गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का कैरियर विल ऐप पर स्वागत है। देखिए, जो हमने कल जो है मूल विधि के टॉपिक में हमने एक्ट स्टार्ट किए, यानी कि अधिनियम, और सबसे पहला एक्ट हमने लिया राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सूचना के अधिकार के अधिनियम को लेकर हमने कल जो है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के विषय में पढ़ा, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो 6 हैं, धाराएं टोटल 31 हैं, और इसमें अनुसूचियां जो हैं 2 हैं। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो है लागू हुआ था 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर 2005 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। सूचना के अधिकार के तहत अगर हम देखें तो इसमें यह भी बोला गया कि केंद्र के लिए केंद्रीय सूचना आयोग होगा और राज्य के लिए एक राज्य सूचना आयोग यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा। आपने देखा होगा कि केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्यों में राज्य सूचना आयोग भी बनाए गए हैं इस आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार। हमारी जो इस कानून की जो धारा 12 है, 13 है और 14 है, वो केंद्रीय सूचना आयोग की बात करती है, और इस कानून की धारा जो 15, 16 और 17 है वो जो है राज्य सूचना आयोग की बात करती है। ठीक है, इसके विषय में मैंने कल आपको बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग में क्या क्या चीजें होती हैं, राज्य सूचना आयोग में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो एक सूचना जो संशोधन आया, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जो एक अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम, तो उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया कि चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग हो या राज्य सूचना आयोग हो, उनके जो वेतन भत्ते और जो सेवा शर्तें हैं या उनकी जो पदावधि है वो केंद्र सरकार पर अब डिपेंड करेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि भाई इनका कार्यकाल कितना होगा, चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग हो चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो। केंद्र सरकार तय करेगी कि इनका जो इनके अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका वेतन कितना हो, उनके भत्ते कितने होंगे और उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी। तो यहां पर एक क्वेश्चन बेटा सबसे पहले ये उठता है कि हमने सूचना का अधिकार अधिनियम क्यों बनाया था। हालांकि कांग्रेस के टाइम में बना था, और कांग्रेस के टाइम में आपने देखा होगा कि 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया, और फिर 2006 में मनरेगा जैसी क्या है एक स्कीम आई। तो ये अपने आप में कांग्रेस के काल की सबसे बड़ी जो है उपलब्धियां हैं। सूचना का अधिकार आने से एक शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता आई, क्योंकि यहां पर बात ये करते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत कोई लोक प्राधिकरण है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, तो वहां से सूचना मांगी जा सकती है। ठीक है, कि भाई सरकार जो पैसा कहां कहां पर खर्च कर रही है, सरकार अगर किसी कार्य को करती है तो वो किस तरीके से काम करती है। हालांकि इसमें सूचना के अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं ऐसी भी होती हैं जो गोपनीय रखी जाती हैं और वो सूचना के दायरे में नहीं आती हैं, जो खासकर हमारे डिफेंस से संबंधित हैं, हमारे विदेशी संबंधों से संबंधित हैं, या किसी की क्या है खुद की आत्मरक्षा से संबंधित हो। इस तरह की कुछ बातें हैं जहां पर सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। खैर, सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या है, सूचना के अधिकार की अन्य धाराएं क्या हैं, लोक प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, समुचित सरकार का मतलब क्या होता है, सूचना के अधिकार में अपील का मतलब क्या होता है, शास्ति का मतलब क्या होता है, ये तमाम तरह के क्वेश्चन हैं जिनके विषय में बताना है। समझे कि नहीं समझा? क्लियर है? सर, सूचना करने पर कितने दिन के बाद अपील दे सकते हैं? अरे तुम्हारी मर्जी है, जब देना चाहो तुम अपील दे दो, क्या दिक्कत है। ये जो अपील की बात की गई है ना, जो अपील की आप जो बात पूछ रहे हो, ये धारा 19 में दिया गया है। इसकी धारा 19 है जो अपील की बात करता है। खैर, मैं बता रहा हूं आपको, परेशान मत हो। ठीक है, सुमित साहब कह रहे हैं सर आरटीआई लगाने में कितना खर्चा आ जाएगा। देखिए बेटा, हर स्टेट का अलग अलग है। ठीक है, कहीं 10 रुपए भी होता है, कहीं 100 रुपए भी है, कहीं 50 रुपए, क्योंकि देखो इसमें सूचना के अधिकार के थ्रू जब पहली बार आप सूचना मांगते हो तो वहां 10-20 रुपए का खर्चा पड़ता है। हालांकि जो कॉपी मिलती है उनका पैसा जो है सरकार या अथॉरिटी लेती है। इसके बाद आपने देखा होगा प्रथम अपील होती है, सेकंड अपील होती है। सेकंड अपील के बाद व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, तो वहां पर भी क्या शुल्क लिया जाता है।
ये सरकारों पे डिपेंड करता है कि सरकारें शुल्क लें या ना लें, ठीक है। कहीं 100 रुपये, कहीं 50 रुपये, वो एक अलग अलग चीज है, ठीक है। हाँ, एग्जाम रीचेकिंग में सूचना का अधिकार लगा सकते हैं। अब देखो इसमें समझ लो बेटा, मैं समझा देता हूं। देखो यहां पर अगर हम देखें तो हम बात कर रहे थे आरटीआई एक्ट की। ये जो आरटीआई एक्ट होता है जिसको हम 2005 कहते हैं, तो आप ये तो जानते हो कि हमारे देश में ये एक्ट कब लागू हुआ। हमारे देश में ये जो एक्ट लागू हुआ ये 12 अक्टूबर ये 2005 से ये हमारा एक्ट लागू हुआ था, ठीक है। अब हम इसकी धाराओं की बात करें तो आरटीआई एक्ट में हमने ये पढ़ा कि इसमें जो है हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि भाई इसके जो चैप्टर हैं, इसमें जो टोटल अध्याय हैं वो 6 हैं। इसमें जो सेक्शन धाराएं हैं वो टोटल कितने हैं, जिसको हम धारा कहते हैं। तो टोटल इसमें धाराएं कितनी हैं बेटा, इसमें टोटल धाराएं 31 हैं। और इसमें जो अनुसूचियां हैं जिसको हम शेड्यूल कह देते हैं, अनुसूचियों को हम शेड्यूल कह देते हैं। और टोटल शेड्यूल कितने हैं इसमें, टोटल 2 शेड्यूल हैं। खैर हम एक एक अब करके चलते हैं, हम एक एक को लेकर चलते हैं। उस टाइम आप ये भी जानते हो कि जब 12 अक्टूबर 2005 को ये जब लागू हुआ तो उस टाइम अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे। अब्दुल कलाम कौन थे उस टाइम, भारत के राष्ट्रपति थे। और आप ये भी जानते हो कि स्वीडन पहला देश था जो कि सूचना के अधिकार को लेकर आया था, ठीक है। खैर, और जम्मू कश्मीर में पहले ये लागू नहीं था, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। ये तमाम तरह की बातें मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी, ठीक है। चलो ये तो खैर कुल मिलाकर हो गया। अब हम सबसे पहले कहते हैं कि इसकी धारा 1 देख लेते हैं। धारा का मतलब होता है सेक्शन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। तो किसी भी कानून का जो धारा 1 होती है वो सेम होती है सबकी। जो सेक्शन 1 होता है वो उस कानून का संक्षिप्त नाम, उस कानून का जो शॉर्ट टाइटल क्या है वो बताता है। यानी कि कहने का मतलब है कि उस कानून का जो संक्षिप्त नाम क्या है और साथ में उसका विस्तार एक्सटेंशन कितना है। तो हमने ये पढ़ा कि इस कानून का जो नाम है वो क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम है। इसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। इसका पूरा नाम जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। जैसे यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। और इसका जो विस्तार है, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरा देश था, लेकिन अब क्या है, 31 अक्टूबर 2019 से अब जम्मू कश्मीर भी क्या है, इसमें शामिल हो चुका है। समझ में आ गया, लिख लो। ओके, लिख लिया। तो हमेशा जितने भी एक्ट आप पढ़ोगे बेटा, एक बात ध्यान रखना कि पहली धारा और दूसरी धारा जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी कानून की पहली धारा जो होगी वो संक्षिप्त नाम और विस्तार से संबंधित होगी, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंशन। और हमेशा सेकंड धारा जो होगी वो परिभाषाओं से संबंधित होती है। तो ये आप लिख चुके हो कि नहीं लिख चुके? अरुण साहब कह रहे हैं कि सर कोर्स कब खत्म होगा? बेटा कोर्स खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। ये कोर्स खत्म नहीं होने वाला, ठीक है।
धारा सेकंड ये परिभाषाओं से, डेफिनेशन से संबंधित है। तो जब हम इसमें डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषाओं की बात करते हैं, तो कोई भी हम कानून जब पढ़ाएंगे तो हर कानून में जो है धारा सेकंड उसके परिभाषाओं से संबंधित होगी। जैसे अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले बात आती है, जैसे धारा 2A है, ये समुचित सरकार की बात करता है। किसकी बात करता है? समुचित सरकार की। और समुचित सरकार का यहां मतलब हम क्या मान के चलें? समुचित सरकार का मतलब यहां पर संघ सरकार है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, यहां पर राज्य सरकार है। तो समुचित सरकार का मतलब यहां पर क्या है? संघ सरकार और राज्य सरकार से है, ठीक है। और साथ में हम इसमें यूनियन टेरिटरी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये तो समुचित सरकार का मतलब यही है, इसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि यानी कि कहने का मतलब है इसको एप्रोप्रिएट, इसको हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब यही है। उसके बाद अगर हम जो भी धाराएं में लिखवा रहा हूं बेटा, इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो दिया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दिया हुआ है, कि एक 2B है जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग की परिभाषा दी है कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, उसकी ये परिभाषा से संबंधित है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, इसमें जहां पर 2 की मैं बात करूंगा वो परिभाषा एक तरीके से केंद्रीय सूचना आयोग की परिभाषा बताता है। फिर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो 2C है, वो क्या है? सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात करता है, इसकी परिभाषा की बात करता है ये। और ये भी क्या है, इसमें भी ये परिभाषा दी हुई है, परिभाषा डेफिनेशन है, यानी कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। बस ये पूछ सकता है केंद्रीय सूचना आयोग की परिभाषा किसमें? 2B में है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की परिभाषा किसमें है? 2C में है। तो ये लिख लो पहले तो। और 2D में लिख लो मुख्य सूचना आयुक्त की परिभाषा है, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसकी परिभाषा दी गई है, उसकी डेफिनेशन यहां पर दी गई है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। इतना लिख लिया आपने। देखो बेटा, जो आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो ना, जैसे एक रॉबिन ने पूछा सर रेलवे पुलिस किस सूची में आता है, तो रेलवे पुलिस में 2 तरह की पुलिस होती है, एक सेंटर की और एक स्टेट की। तो जो आरपीएफ है वो तो केंद्रीय सूची में आएगा, संघ सूची में, और जो जीआरपी जो होता है वो राज्य सूची में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे विकास ने पूछा मेरे से सर पीएम केयर्स फंड को इसमें अलग रखा गया है, सरकार की कौन सी शक्ति है? देखो सारी बात है लोक प्राधिकरण की। यहां पर जब आप सूचना के अधिकार को पढ़ोगे तो एक आर्टिकल इसी में आएगा अभी 2H, यानी कि एक सेक्शन आएगा। तो 2H जो है वो लोक प्राधिकरण की परिभाषा को बताता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में पब्लिक ऑथोरिटी।
सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पब्लिक अथॉरिटी में कौन आता है कौन नहीं आता है। अगर ये सिद्ध कर दिया गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी है तो इसका मतलब वहां पर सूचना के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। अगर वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इसका मतलब वो सूचना के अधिकार के तहत वहां काम नहीं हो सकता। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक पार्टियों को लेकर कई बार मुद्दा उठा है कि राजनीतिक पार्टियां जो है सूचना के अधिकार के तहत आनी चाहिए। 2003 में संशोधन किया गया और उसमें स्पष्ट कर दिया गया सूचना के अधिकार में कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ठीक है, जो एक तरीके से रजिस्टर्ड होती हैं, ये लोक प्राधिकरण में नहीं आती हैं और सूचना के अधिकार के तहत पॉलिटिकल पार्टियों से जो है सूचना नहीं पूछी जा सकती। तो एक सिंपल सी बात है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आती हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को लोक प्राधिकरण नहीं माना गया है। समझे कि नहीं समझे? ये 2003 में स्पष्ट जो है इस कानून में लिख दिया गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर मुद्दा है, जैसे आपने कहा पीएम केयर्स फंड, तो पीएम केयर्स फंड को लेकर मुद्दा उठा। बात यही तो थी कि पीएम केयर्स फंड अपने आप में जो है वो लोक प्राधिकरण के दायरे में आता है नहीं आता है। तो पीएमओ ने सीधा सीधा कहा कि ये कोई अपने आप में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और जब ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो फिर भाई हम इसके विषय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको लेकर कई साल तक केस चला सुप्रीम कोर्ट में। कुल मिलाकर 2019 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस भी अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से भी जो है सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी जा सकती है। तो कुल मिलाकर बस आपको इतना समझना है कि कोई संस्था पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है। अगर वो पब्लिक अथॉरिटी है तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हो। अगर वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इसका मतलब आप राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब बात यहां पर आती है कि जब हम 2H पढ़ेंगे तो उसमें पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कि अगर वो संविधान के द्वारा बनाई गई कोई संस्था है वो अपने आप में पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के द्वारा कोई बनाई गई संस्था है वो पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर सरकार अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी प्राइवेट संस्थान को अगर वित्त पोषित करती है, फाइनेंस करती है, तो वो भी अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएगी। जैसे हम कहते हैं एनजीओ की बात करते हैं तो सभी एनजीओ तो अपने आप में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो एनजीओ पब्लिक अथॉरिटी मानी जा सकती हैं जहां पर सरकार उन्हें फाइनेंस कर रही है। मैंने कल कैरियर विल का एग्जाम्पल दिया, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है लेकिन सरकार इस कैरियर विल में अगर पैसा लगाना शुरू कर दे तो इसका मतलब ये कैरियर विल वित्त पोषित हो जाएगा सरकार के द्वारा, तो इसका मतलब ये पब्लिक अथॉरिटी बन जाएगी। आज ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए आप कैरियर विल से सूचना के अधिकार के थ्रू सूचना नहीं मांग सकते। तो सिंपल कहानी यहां पर क्या है, पब्लिक अथॉरिटी की कहानी है। हालांकि सभी पब्लिक अथॉरिटी सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आती है। जैसे गोपनीयता से संबंधित अगर कुछ पब्लिक अथॉरिटी ऐसी हैं जहां पर आप सूचना नहीं मांग सकते, जैसे जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, भाई वहां पर सूचना मांगने का अधिकार थोड़ी है क्योंकि मामले गोपनीयता के होते हैं वहां पर, ठीक है। हमारे दूसरे देशों के साथ अगर कोई संबंध प्रभावित हो रहा है तो वहां पर सूचना के अधिकार के तहत सूचना आप नहीं मांग सकते हो, वगैरह वगैरह। खैर निखिल साहब कह रहे हैं सर ये तो डिपेंड होगा ना कैरियर विल पे। हाँ जी बिल्कुल। अब बेटा यहां पर चलो ठीक है, अब इसके बाद लिखो, हम ये लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद अगर हम देखें बेटा, एक तो लाइन भी सीधी नहीं आती, मैं सोच रहा हूं राइटिंग थोड़ी सी साफ हो जाए। देखिए फिर आता है बेटा, अगर मैं बात करूं एक 2F, ये काफी इंपोर्टेंट है। 2F यानी कि हम कह सकते हैं ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। 2F का मतलब क्या है, सूचना की बात की जाती है कि भाई क्या सूचना माना जाएगा, इंफॉर्मेशन क्या माना जाएगा, किस टाइप की इंफॉर्मेशन सूचना मानी जाएगी। सूचना, तो इसमें सूचना की बात की गई है। जैसे हम देखेंगे इसमें, जैसे कोई अभिलेख है वो अपने आप में सूचना माना जाएगा। कोई दस्तावेज परिपत्र है, कोई परिपत्र है। अब भैया इंग्लिश में नाम मत पूछना मेरे से कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको। आदेश है, ज्ञापन है,
कोई ईमेल है, या इसके अलावा कोई संविदा रिपोर्ट है, मतलब क्या क्या सूचना माना जाएगा? सलाह है, रिपोर्ट्स है, पेपर्स हैं। नमूने हैं, या इसके अलावा मॉडल्स है, डाटा है। या हम कोई प्रेस रिलीज कह सकते हैं। जहां तक है इनको सूचना माना जाता है। कुछ संविदा रिपोर्ट भी आ गई, ज्ञापन भी आ गया, राय सलाह आ गया, ठीक है, या सलाह या राय आ गया, परिपत्र आदेश आ गया, चलो ठीक है। इसमें एक चीज कहते हैं, फाइल जो एक टिप्टी होता है, इसमें फाइल टिप्टी नहीं आता है। तो इसको ध्यान रखना कि जो फाइल पे जो कमेंट होता है वो सूचना नहीं मानी जाती, फाइल टिप्टी इसमें नहीं आता है। तो ये सूचना का मतलब क्या है कि सूचना क्या माना जाएगा? ईमेल एक सूचना होती है, ज्ञापन एक सूचना होता है, आदेश है, परिपत्र है, दस्तावेज है, अभिलेख है, संविदा रिपोर्ट है, सलाह है, रिपोर्ट है, पेपर्स हैं, नमूने हैं, मॉडल्स हैं, डाटा है, प्रेस रिलीज है, ये सब सूचना मानी जाती है 2F के अनुसार, और फाइल टिप्टी इसमें नहीं आती है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां पर। अगर हम देखें इसके बाद तो एक है बेटा सक्षम प्राधिकारी की बात की जाती है कि धारा एक 2 जो है अड़े है। अब पता नहीं भैया इंग्लिश में क्या है, मुझे नहीं पता, देख लेता। जो अड़े होता है 2 अड़े, ये कहता है कि सक्षम प्राधिकारी। तो यहां पर जो सक्षम प्राधिकारी का मतलब क्या माना गया है, इनको बेटा पढ़ लेना, क्वेश्चन आ जाता है यहां से। सक्षम प्राधिकारी, हालांकि सक्षम प्राधिकारी से अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन आ सकता है। तो यहां सक्षम प्राधिकारी का मतलब माना गया है कि जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा का, जैसे हम कह सकते हैं अध्यक्ष, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई राज्यसभा है, और इसके अलावा विधान परिषद का जो है सभापति, वो सक्षम प्राधिकारी यहां माना गया है। राष्ट्रपति है, इसके अलावा राज्यपाल है, वो सक्षम प्राधिकारी माना गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट का जो चीफ जज है वो सक्षम प्राधिकारी माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो सक्षम प्राधिकारी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा किस में है? 2 अड़े में है। और सक्षम प्राधिकारी में कौन कौन आता है? लोकसभा राज्य की विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष आते हैं, राज्यसभा विधान परिषद का सभापति चेयरमैन आता है, राष्ट्रपति राज्यपाल है, हाई कोर्ट का चीफ जज है, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये भी आप लिख लेना। ज्ञापन का मतलब होता है कोई मेमोरेंडम देना, किसी को ज्ञापन देना, ठीक है। हम इसमें मेमोरेंडम की बात करते हैं, ज्ञापन को इंग्लिश में वैसे हम मेमोरेंडम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम बोल देते हैं। और इसमें एक ये भी है कि जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल कहा तो इसमें उपराज्यपाल भी आ जाएगा। उपराज्यपाल यूटी का जो हेड होता है, प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक हम कह सकते हैं। हो गया?
जैसे सक्षम प्राधिकारी का मतलब ये समझो कि जैसे इस कानून में कहीं पर ये लिखा जाता है सक्षम प्राधिकारी कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो सक्षम प्राधिकारी लेगा, तो सक्षम प्राधिकारी का मतलब क्या माना गया वो लिख दिया है। हालांकि अभी तक इस पॉइंट्स को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहां से जो सूचना को लेकर तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी को, लेकिन मुझे लगता है कि सक्षम प्राधिकारी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि उसके बाद अगर हम देखें तो हम आगे बात करते हैं बेटा, जैसे कि आगे आर्टिकल 2H आ गया। तो ये जो 2H है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर है लोक प्राधिकरण। कहने का मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि विवाद इसी बात का तो है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है तो इसका मतलब सूचना के दायरे में आएगा, और अगर वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो सूचना के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन बात आती है कि जो लोक प्राधिकरण की जो परिभाषा यहां पर दी गई है, तो कौन पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं, कौन नहीं आते हैं, इसका दायरा क्या होगा। तो दायरे की अगर हम बात करें तो बेटा इसका दायरा क्या कहता है कि लोक प्राधिकरण का मतलब क्या है कि जैसे इसका तात्पर्य है कि संविधान द्वारा या उसके अधीन। कहने का मतलब है कि कोई संस्था है, कोई अथॉरिटी है, मतलब कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी, या हम कह सकते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर वो संविधान द्वारा या संविधान के अधीन बनाई गई है, या इसके अलावा अगर हम देखें किसी संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा, उसको संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है या उसके अधीन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं उसके अधीन, या समुचित सरकार द्वारा उसको बनाया गया या उसके अधीन है। समुचित सरकार का मतलब वही है कि संघ सरकार, राज्य सरकार और इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है हम उसकी बात कर रहे हैं। या इसके अलावा अगर हम देखें, या स्थापित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था है। कहने का मतलब है चलो ठीक है, इसके निकाय, इसके अलावा देखें तो अगर वो संस्था जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा अगर वो वित्त पोषित है, या उसके अधीन है, तो देन ये सब लोक प्राधिकरण माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एनजीओ होती है ये गैर सरकारी संगठन होता है। तो एनजीओ अगर वो सरकार के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वित्त पोषित है, पैसा सरकार उसमें लगा रही है, तो इसका मतलब वो एनजीओ जो होगी वो लोक प्राधिकरण आएगी। लेकिन अगर सरकार के द्वारा वो वित्त पोषित नहीं है तो इसका मतलब वो एनजीओ अपने आप में पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी। अब आपने देखा होगा कि निजी संस्थान होते हैं, क्या निजी संस्थान लोक प्राधिकरण माने जाते हैं? तो नहीं माने जाते। तो भाई कोई प्राइवेट संस्थान है, कोई प्राइवेट कंपनी है, वहां आप सूचना थोड़ी मांग सकते हो। तो कहने का मतलब या बताने का मतलब बेटा ये है कि सूचना अगर तभी मांगी जा सकती है अगर वो लोक प्राधिकरण के दायरे में आती है। और लोक प्राधिकरण का मतलब, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर वो संस्था बनाई गई है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर के, यानी कि उसके अंडर में वो काम करती है, या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसको बनाया गया या उसके अंडर कंट्रोल में है, या जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसके द्वारा उसको सेटअप किया गया या उसके अंडर कंट्रोल है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली क्या है, वो फाइनेंस्ड है, तो देन वो संस्थाएं जो है पब्लिक अथॉरिटी काउंट होती हैं।
अब जैसे आपने देखा होगा कि पीएम केयर्स फंड, इसको लेकर विवाद क्यों मचा? पीएम केयर्स फंड के मामले पर पीएमओ ने अपना जवाब ये दिया कि अगर हम टैक्स का पैसा इसमें जमा करते, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि भाई टैक्स कौन लेती है? सरकार लेती है। तो अपने आप में पब्लिक जो है एक पब्लिक अथॉरिटी को ही तो पैसा देगी टैक्स के रूप में, लेकिन ये हमने दान के रूप में लिया है, इसलिए अपने आप में एक लोक प्राधिकरण में नहीं आता है, इसलिए हम सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो एनजीओ वगैरह होती हैं, अगर वो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है तो तब तो वो पब्लिक अथॉरिटी में आएगा, लेकिन अगर वो सरकार के द्वारा वित्त पोषित नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो तब वो नहीं आएगा। इसके अलावा जो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो जो है पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आती हैं, तो वहां पर सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं मांगी जाती है। मोटा मोटा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बेटा नहीं आते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं आएंगे, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। ठीक है? इलेक्ट्रिक सेक्टर प्राइवेट है तो हम वहां आरटीआई नहीं लगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक सेक्टर बेशक प्राइवेट है, लेकिन बट एक बात बताइए, अगर मैं विद्युत बोर्ड की बात करूं, आपने कहा कि भाई विद्युत बोर्ड जो है प्राइवेट है, लेकिन है तो वो सरकार के अधीन ही काम तो कर रहा है, उस पर पावर किसकी है? सुपरविजन की, सरकार की पावर है। तो अगर वहां सरकार की पावर आ जाती है, जैसे हम कहते हैं राज्य की परिभाषा कहते हैं, आर्टिकल 12 में दी हुई है, बिल्कुल मिलता जुलता यही बात है यहां पर। समझ में आ गया? कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे बेटा, कोऑपरेटिव आएंगे, सहकारिता जो है आ जाएंगी। ठीक है? क्या सरकार किसी कंपनी को किसी प्रकार की जानकारी ले सकती है? नहीं, ये तो अधिकार एक आम जनता का अधिकार है ना बेटा। आम जनता सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांग सकती है, ये सरकार की जानकारी थोड़ी है भाई। ये जानकारी तो जनता को दी गई है ना, ये अधिकार तो अभिव्यक्ति के अधिकार के रूप में दिया गया है। ठीक है? स्टॉक मार्केट में अगर वो सरकारी संस्थान यानी कि किसी सरकारी अथॉरिटी के अंडर में है, वो जैसे सेबी है, आप सेबी से जानकारी मांग सकते हो, लेकिन आप किसी प्राइवेट कंपनी से थोड़ी जानकारी मांग सकते हो। जैसे आपका आरबीआई है, भाई आरबीआई से आप जानकारी मांग सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? खैर, इसमें मोटा मोटा बेटा इतना ही समझो बस, सफिशिएंट है, ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। ठीक है? परेशान हो जाओगे नहीं तो। हो गया? लिख लिया इतना? उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, जब पेपर सॉल्व करोगे ना बेटा कुछ क्वेश्चन, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। मैंने बस कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया बेटा, हर बात नहीं लिखाई जाती। ठीक है? आपकी बुद्धिजीविता भी होती है। समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम देखें तो यहां जो 2I है, 2I में जो है अभिलेख की बात की गई है, अभिलेख की परिभाषा दी गई है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2J में जो इसका 2J है, वो सूचना की लोगों तक पहुंच, सूचना के अधिकार की बात है। जो सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार का मतलब क्या माना गया है? इसकी परिभाषा में यह माना गया है कि सूचना की लोगों तक पहुंच, सूचना की लोगों तक पहुंच। वैसे अगर देखा जाए तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि अगर हम आरटीआई के उद्देश्य की बात करें, जैसे अगर हम कहें कि आपसे पूछा जाए कि भाई आरटीआई का उद्देश्य क्या है, यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो आरटीआई का उद्देश्य ये था कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, कि जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना। इसके अलावा सूचना का पहुंच आसान हो, सूचना की पहुंच
आसान हो, इसका एक उद्देश्य ये भी है, लोगों को जानकारी मिल सके। इसके अलावा सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो। सूचना की जो पहुंच है अधिक व प्रभावी हो, और इसके अलावा नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े, नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मामलों पर जानकारी मिल सके। तो कुल मिलाकर एक मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहां पर जब सूचना के अधिकार की बात की जाती है तो सूचना के अधिकार का मतलब परिभाषा के रूप में ये बोला गया है कि सूचना की लोगों तक पहुंच। तो यहां पर एक मुद्दा ये भी आ जाता है कि आरटीआई का उद्देश्य फिर क्या है। आरटीआई का उद्देश्य ये होता है कि शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाना, यानी कि कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना। सूचना की पहुंच आसान हो, यानी कि इसको इजी बनाया जा सके। सूचना की पहुंच अधिक और प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, और नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मामलों पर जानकारी मिल सके। ये मोस्टली आरटीआई का उद्देश्य माना जाता है। ठीक है बेटा, सरकार नहीं मांग सकती जानकारी, सरकार के पास सूचना के अधिकार की पावर नहीं होती है। ये आम जनता को पावर दिया गया है। ठीक है, ये पावर जो होती है वो बेटा आम जनता को दी गई है। समझे कि नहीं समझे? खैर, कुल मिलाकर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां तक जल्दी से जल्दी आप इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। मेन पॉइंट पे लिख लिया आपने? कितना टाइम हो गया बेटा? 21:57। चलो पूरा करवा देता हूं मैं, परेशान मत हो। तो थोड़ा तेजी के साथ अब कर लो, हम स्पीड को अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो अब हम क्या देख लेते हैं, इसके बाद हम धारा 3 को देखते हैं। धारा जो 3 है इसकी हम बात करते हैं। धारा 3 में जो धारा 3 है वो बात किसकी करता है? सूचना के अधिकार की। यानी कि कहने का मतलब है सूचना का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? ये कहता है सूचना का जो अधिकार है बेटा सबको प्राप्त है। सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? यहां पर सभी नागरिकों की बात की जाती है, सभी नागरिकों को। ठीक है, अब बात यहां पर आती है सूचना के अधिकार में भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी से सूचना की मांग कर सकता है। सूचना की मांग कर सकता है। इसका मतलब सरकार सूचना नहीं मांग सकती, आम जनता सूचना मांग सकती है। फिर धारा आपका 4 आ जाता है। धारा 4 क्या कहता है? ये जो है लोक प्राधिकारियों के दायित्वों की बात करता है। लोक प्राधिकारियों के दायित्व का मतलब ये होता है कि कोई भी सूचना है, जैसे मतलब कोई 10 साल पुरानी सूचना है, तो ये अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वो सूचना नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसका एक तरह का दायित्व हो गया ये। ठीक है, उसके कर्तव्य हो गए, या हम इसके कर्तव्य की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे की धारा देखें तो धारा आपकी 6 शुरू हो जाती है और उसमें सूचना की बात की गई है। धारा 6, तो धारा 6 कहता है कि जो सूचना होती है, जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है? लिखित या एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाती है। वो लिखित भी दी जा सकती है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है। अब ये जो सूचना होती है, आप देखोगे ये सूचना क्या है? हिंदी में भी दी जा सकती है, ये सूचना इंग्लिश में भी दी जा सकती है,
और ये सूचना जो है स्थानीय भाषा में भी दी जा सकती है, इसकी सूचना। ठीक है, इसके अलावा धारा 6 में ही अगर हम पॉइंट और भी देखें तो ये जो सूचना है सादे कागज पर दी जाती है। ठीक है, किस पर दी जाती है? सादे कागज पर। और इसके अलावा सूचना पाने के कारण, यानी कि सूचना के लिए बोला जाता है सूचना लेने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती, कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं। ठीक है, लिख लिया। तो यहां धारा 6 क्या कहती है कि पहली बात तो सूचना रिटन में भी दी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है, जैसे ईमेल वगैरह करके। सूचना हिंदी में भी दी जा सकती है, इंग्लिश में भी दी जा सकती है, स्थानीय भाषा में भी दी जा सकती है। सूचना सादे कागज पर दी जाती है। और सूचना लेने के लिए या सूचना देने के लिए कारण बताने की कोई आवश्यकता, जैसे मैं सूचना मांगना चाहता हूं पीएमओ से कि भाई मुझे ये सूचना चाहिए, तो मुझे उसका कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं क्यों सूचना मांगना चाहता हूं। तो सूचना के अधिकार के तहत धारा 6 में ये बोला गया है कि सूचना लेने के लिए आपको सूचना के कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, हाँ, अपनी लैंग्वेज में भी आप दे सकते हो। ठीक है, ओके, लिख लिया। यहां तक लिख चुके हो? हो गया? देखिए, धारा जो 7 है, तो धारा 7 जो बात करता है अनुरोध का निपटारा करता है। जो अनुरोध का निपटारा है वो क्या है? जैसे यहां पर बोला गया है कि इसमें अगर जैसे सूचना जो अनुरोध का निपटारा करने के लिए, जैसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है या राज्य सूचना लोक सूचना अधिकारी है, तो यहां पर बोला जाता है कि भाई सूचना जो है कितने दिन में देनी होगी? 30 दिन में देनी होगी सूचना। ठीक है, यहां पर एक बात ये भी बोली गई है कि अगर मामला जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है, मामला अगर जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है तो तब सूचना जो देनी होगी वो आपको क्या है 48 आवर्स में देनी होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे एक और पॉइंट है इसमें बोला गया है कि गरीबी रेखा से नीचे है तो वहां पर कोई सूचना के विषय में कोई शुल्क नहीं लिखा जाएगा। अगर कोई बीपीएल में आता है, गरीबी रेखा से नीचे है, नीचे है तो वहां शुल्क नहीं लगेगा, जबकि अन्य मामलों पर शुल्क लगेगा, नहीं लगेगा, जबकि अन्य मामलों पर शुल्क लगेगा। तो शुल्क लिया जाता है कि इसकी नॉर्मल फीस होती है। ठीक है, उसके बाद हम अगर धारा 8 की बात करें तो धारा 8 क्या कहता है? ये बात करता है कि भाई सूचना के प्रकट किए बिना से छूट, यानी कि जो सूचना का अधिकार है
तो सूचना के अधिकार में कुछ छूट दी जाती है कि भाई किन किन आधारों पर सूचना, मतलब कहने का मतलब है कि कहां कहां पर सूचना नहीं ली जा सकती। तो जैसे आपने देखा होगा कि विदेशी संबंध का कोई मामला है, हम कह सकते हैं विदेशी संबंध है, ठीक है। कोई जैसे विदेशी संबंध है, या फिर इसके अलावा जैसे कोई अपराध का उत्तीपन है, अगर इसकी सूचना मांगने से अगर अपराध बढ़ रहा है तो वहां पर भी सूचना नहीं मांगी जा सकती, ठीक है। अगर विदेशी संबंध प्रभावित होते हैं तो सूचना नहीं मांगी जाएगी। अखंडता और संपूर्णता का मामला है, देश की रक्षा का मामला है, अगर इस तरह की कोई सूचना है जो देश की रक्षा को प्रभावित करती है वहां सूचना नहीं मांगी जाएगी। इसके अलावा वाणिज्यिक गोपनीयता है, कोई वाणिज्यिक गोपनीयता है, कमर्शियल कोई गोपनीयता है, या विशेष अधिकार का कोई मामला है, विशेष अधिकार जिसमें हम कह सकते हैं कि वो संसदीय विशेष अधिकार होता है, संसदीय विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, या इसके अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा है और गोपनीयता है। व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है या गोपनीयता का मामला है, या इसके अलावा कोर्ट की अवमानना का मामला है, या कोर्ट की अवमानना का मामला है। तो ऐसे मामलों पर सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा अगर ये चीजें प्रभावित हो रही हैं। तो मैंने कहा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और यहां पर मैंने 8 लिख दिया। इस तरह के मामले जो होते हैं, खैर लिख लिया होगा आपने। वैज्ञानिक आर्थिक हित भी हो सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हो वैज्ञानिक आर्थिक हित, वह आर्थिक हित है, ये भी लिख सकते हो, एक 9वां पॉइंट, ठीक है। खैर इतना बेटा समझ में आया कि नहीं आया? कोर्ट की अवमानना मतलब जैसे सपोज करो कि किसी सूचना के देने से कोर्ट की अवमानना होती है, तो इस तरह की सूचनाएं नहीं दी जा सकती सूचना के अधिकार के तहत। समझे कि नहीं समझे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, तो ये तो बेटा आरटीआई जो राइट टू इंफॉर्मेशन है बहुत आसान है, ठीक है। तो कहां कहां छूट मिली हुई है? विदेशी संबंधों के मामले में, अपराध के उद्दीपन के मामले में, अखंडता संपूर्णता के मामले में, देश की रक्षा, वाणिज्यिक गोपनीयता, कमर्शियल इसको हम विशेष अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा, गोपनीयता, कोर्ट की अवमानना, वैज्ञानिक और आर्थिक हित। चलो खैर ये लिख लिया बेटा, आप लोगों ने लिख लिया ना? खैर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बढ़े तो फिर उसके बाद हमारी धारा अब 12 आ जाती है। धारा 12 और धारा आपकी 13 और धारा आपकी जो 14 है, ये मैंने कल भी बता दी थी आपको किस किस से संबंधित हैं। तो बताओ भाई किस किस से संबंधित है? यहां पर ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, का गठन है। यहां पर सेवा शर्तों की बात की गई है। किसकी बात की गई? पदावधि और सेवा शर्तों की। यहां पदावधि और सेवा शर्तें हैं। यहां पर क्या है? इनको हटाया जाना एक तरीके से। किसको किसको हटाना है? यहां पर हम कह सकते हैं किसको हटाना है बेटा? इनको हटाया जाना, CIC को, यानी कि इसके अध्यक्ष और सदस्य को हटाना। फिर इसी तरीके से देखें तो ये धारा हो गई। फिर आपकी धारा आपकी किससे संबंधित है? ये तो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है, ये 15 है। धारा आपकी 16 है और धारा आपकी क्या है? 17 है। ये तो आसान धारा है कि नहीं है?
यहां पर राज्य सूचना आयोग है। राज्य सूचना आयोग का गठन, हालांकि ये गठन कौन करता है, यहां केंद्र सरकार, ये गठन कौन करता है, इसका केंद्र सरकार करती है। और यहां पर इसका गठन कौन करती है, राज्य सरकार करती है, राष्ट्रपति नहीं करता है, ये ध्यान रखना। यहां पर इनकी जो इनके सदस्य हैं, इनकी पदावधि है और इनकी क्या है, सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशन है। और इसके बाद इनके जो सदस्य हैं उनको हटाना और अध्यक्ष को हटाना। ठीक है, ये लिख लो, ये राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। लिख लिया बेटा? इनके विषय में मैं लास्ट क्लास में आपको बता भी चुका हूं वैसे। हो गया, लिख लिया? ये लिख लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा कि पिछली क्लास में मैंने यही तो बताया था आपको। बस एक कंफ्यूजन पॉइंट ये आता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन राष्ट्रपति नहीं करता, केंद्र सरकार करती है। राज्य सूचना आयोग का गठन राज्यपाल नहीं करता, राज्य सरकार करती है। तो हो सकता है आपका कंफ्यूजन हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। खैर, हम धारा 18 देखें तो इसकी जो धारा 18 है वो सेक्शन किससे संबंधित है, ये इसकी शक्तियों से संबंधित है। सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य, जो सूचना आयोग की जो शक्तियां होती हैं और उसके जो कार्य होते हैं उनकी बात यहां पर लिखी गई है। ठीक है, मोटा मोटा देखें तो हालांकि कार्य तो कई होते हैं, लेकिन आप ये जानते हो कि ये जो सूचना आयोग होते हैं इनके पास एक तरीके से क्या होते हैं, सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है। ये एक तरीके से सिविल कोर्ट की पावर रखते हैं। इनके पास सिविल कोर्ट की शक्ति होती है। अब ये सिविल कोर्ट की शक्ति होती है तो सिविल कोर्ट का मतलब क्या है कि इनके पास कौन कौन सी पावर है। ये समन जारी कर सकते हैं, ठीक है, किसी अधिकारी को अपने ऑफिस में बुला सकते हैं, जैसे समन जारी करना, जैसे दस्तावेजों का प्रकटीकरण करना। तो सूचना के अधिकार के लिए दस्तावेजों का ये प्रकटीकरण कर सकते हैं या निरीक्षण कर सकते हैं, या किसी न्यायालय से अभिलेख की प्रतियां मांग सकते हैं। मतलब इस तरह की कुछ पावर होती है इनके पास। दस्तावेज से संबंधित हो गया आपका, फिर साक्ष्य या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना वगैरह, दस्तावेजों का प्रकटीकरण या निरीक्षण करना, मोटा मोटा हमने बता दिया। अधिकारी को अपने ऑफिस में जो है ये बुला सकते हैं। ये क्लियर हो गया? लिख लो। वैसे काम तो और भी होते हैं, कुल मिलाकर सूचना के अधिकार के तहत ही काम करता है। सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है इसके पास, जिसमें ये वगैरह वगैरह हो गया। क्लियर है? अब लिख लिया ना बेटा आप लोगों ने? अरे नालायक को लिख लिया कि नहीं लिखा? देखो बेटा, सिविल कोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपराधिक दंड देने का कोई अधिकार इसके पास नहीं होता है। हालांकि शास्ति की बात हम धारा 20 में करेंगे, दंड की बात, वो 250 रुपए का फाइन या 25,000 रुपए तक का मैक्सिमम फाइन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, अब आ जाती है बात धारा 19 की। धारा 19 क्या कहता है? धारा 19, अगर आपने देखा होगा कि धारा 19 की बात किसकी बात की गई है? अपील की बात की गई है। जैसे अपील, अभी कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर कहां पर अपील की जा सकती है। देखो, सूचना का अधिकार ये कहता है
कि जितनी भी जो लोक प्राधिकरण होती हैं, अब जो भी लोक प्राधिकरण होती हैं, जो भी संस्थाएं होती हैं, सूचना के अधिकार के तहत वहां सूचना मांगी जाती है। तो आपने देखा होगा कि हर लोक प्राधिकरण में कौन होते हैं? पीआईओ होते हैं। कौन होते हैं? पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी होता है। अब लोक सूचना अधिकारी से राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आपने कोई सूचना मांगी, हालांकि इसको जो सूचना है वो 30 दिन के अंदर देनी होती है। मतलब ये सूचना आपको कितने दिन में देगा? 30 दिन में, यानी कि विद इन 30 डेज उसको 30 डेज में सूचना देनी होगी। लेकिन मान लो कि अगर वो गलत सूचना देता है, या फिर आप उसकी सूचना से संतुष्ट नहीं हो, या कह देता है भैया मेरे पास सूचना नहीं है, जो भी है, तो आप उसकी शिकायत कहाँ करोगे? आप प्रथम अपील करोगे। तो प्रथम अपील करोगे या प्रथम अपील जो प्राधिकरण होता है उसके पास जाओगे, या इसको हम प्रथम अपील कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं? प्रथम अपील कह देते हैं। तो ये जो प्रथम अपील है वो 30 दिन के बाद, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति प्रथम अपील कर सकता है। अब ये प्रथम अपील कहां पर होती है? जैसे जिस संस्था से आपने क्या है कोई सूचना मांगी, क्योंकि हर संस्था में लोक सूचना अधिकारी होते हैं। जैसे मैं किसी बैंक की बात करता हूं, मान लो एसबीआई का बैंक है। अब किसी शहर में एसबीआई के तो कई बैंक है, मैं चेक लेके गया और चेक पर मैंने सूचना का अधिकार मांगा कि भाई मेरे चेक के विषय में क्या हुआ है, मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू सूचना दो। तो किसी भी क्लर्क को पीआईओ बना दिया जाता है, ठीक है, अलग से भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो जब मैं सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगूंगा तो उसको पीआईओ को 30 दिन में सूचना देनी होगी। अब 30 दिन में अगर मान लो मुझे सूचना नहीं मिलती है तो मैं प्रथम अपील प्राधिकरण के पास जाऊंगा, वहां पर मैं अपनी प्रथम अपील करूंगा। इसको प्रथम अपील कहते हैं। और 30 दिन के अंदर अंदर मैं अपील कर सकता हूं, ठीक है भाई। हो सकता है जैसे 30 दिन खत्म हुए अगले दिन मैं अपील कर सकता हूं, या 15 दिन बाद। तो 30 दिन के अंदर अंदर मुझे अपील करनी होगी। यहां तो समझ रहे हो? अगर मान लो कि 30 दिन के अंदर मैंने अपील कर दी, तो यहां पर प्रथम अपील जो प्राधिकरण है वो जो डिसीजन देगा वो अपना 30 दिन के अंदर डिसीजन देगा, 30 दिन में, ठीक है, जो भी उसका डिसीजन होगा। तो फिर उसके बाद ये मामला कहां जाएगा? अब यहां पर द्वितीय अपील होती है। अब यहां पर द्वितीय अपील होगी, ध्यान से समझना। ये प्रथम अपील किसके पास जाएगी? जैसे मान लो एसबीआई के कई बैंक है किसी शहर में, लेकिन एसबीआई की अपनी हेड ब्रांच भी तो होगी अपने आप में उस शहर में। तो हेड ब्रांच का जो मैनेजर होगा वहां पर आप प्रथम अपील कर पाओगे, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा वहां प्रथम अपील के रूप में आप वहां पर जाओगे। अगर मान लो कि वहां की उसकी सूचना से भी आप पहली बात तो 30 दिन के अंदर अंदर प्रथम अपील कर सकते हो। 30 दिन में वो अपना जवाब देगा, और मान लो उसने जवाब कुछ भी दिया, आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप फिर उसके बाद द्वितीय अपील कर सकते हो। अब ये द्वितीय अपील कहां होती है? द्वितीय अपील सीआईसी में होती है या एसआईसी में होती है? या तो आप केंद्रीय सूचना आयोग जाओगे या आप राज्य सूचना आयोग जाओगे। तो ये द्वितीय अपील कितने दिन में होती है? अगर हम द्वितीय अपील की बात करें तो ये विद इन 90 डेज, तो यहां पर 90 दिन का टाइमिंग होता है। 90 दिन में आप द्वितीय अपील कर सकते हो। कहां पर? केंद्रीय सूचना आयोग में या राज्य सूचना आयोग में। और अगर मान लो कि आपने चलो अपील कर दी 90 दिन के अंदर, आप पहले दिन में भी कर सकते हो, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, आप 45 दिन के बाद, या आप 89 दिन के बाद कर सकते हो। आप केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हो, तो फिर आप कहां जाओगे द्वितीय अपील के बाद? बेटा आप आ जाओगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में आप अपील आर्टिकल 32 के अनुसार और हाई कोर्ट में 226 के अनुसार फिर अपील कर सकते हो। तो कुल मिलाकर ये जो अपील का प्रोसीजर है वो ये होता है, यानी कि प्रथम अपील में जो है 30 दिन का टाइमिंग दिया जाता है, द्वितीय अपील में 90 दिन का टाइमिंग दिया जाता है। द्वितीय अपील का मतलब है मामला केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास पहुंचेगा, और प्रथम अपील का मतलब है उस संस्था का जो हेड है उसके पास पहुंचेगा। ठीक है।
तो क्लियर हो गया बेटा यहां पर? अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं आया? अब जल्दी से बेटा खत्म कर लो इसको अब। अरे लिख लिया आपने कि नहीं लिखा ये? हाँ तो सीआईसी अपॉइंट, अरे सीआईसी का मतलब यहाँ केंद्रीय सूचना, सीआईसी का मतलब केंद्रीय सूचना आयोग भी होता है। सीआईसी का मतलब जो है सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है, समझे? यहां मैं केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर रहा हूं, वहां मैं जो है किसकी बात कर रहा था? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? तो दोनों अलग अलग चीज है बेटा। फिर उसके बाद धारा आप देखते हो 20 है, और धारा 20 में क्या है? शास्ति की बात बोली जाती है। शास्ति का मतलब होता है दंड, और आप जानते हो दंड कितना होता है? 250 रुपये पर डे होगा दंड, अगर कोई सूचना आपको गलत देता है या सूचना देने के लिए मना कर देता है। लेकिन ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये मैक्सिमम ये 25,000 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता। पर डे की बात नहीं कर रहा, टोटल की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, फिर इसके बाद अगर मैं और धारा की बात करूं यहां पर, तो इसके बाद अगर हम कह सकता हूं कि कुछ संगठनों पर यह लागू भी नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि धारा जो 24 है ये कहता है कुछ संगठनों पर लागू नहीं होता। लागू नहीं होता मतलब किस तरह की संगठन है? जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं मोटा मोटा अगर बोलूं तो जैसे डीआरडीओ हुआ, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हुआ, जो गोपनीयता से संबंधित होती हैं, इस तरह की कई तरह की जो है 22 संगठन यहां पर दिए हैं। तो ये जो 22 संगठन है ये उन पर लागू नहीं होता है। हालांकि वो लोग प्राधिकरणी होते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। असम राइफल्स है, ईडी है, असम राइफल्स है, आपका ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, ये वहां पर लागू नहीं होगा। तो मैंने इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं ये वहां पर लागू नहीं होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए, 22 संगठन है। ठीक है, और इसकी जो सूची दी है सेकंड अनुसूची में दी गई है। क्लियर है? क्लियर है बेटा कि नहीं है? खैर, समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर ये इंपोर्टेंट जो धाराएं थी वो मैंने यहां पर बता दी है। ठीक है, ग्राम प्रधान के पास किसी काम के लिए ग्रांट आई है और उसे मैं खर्च करता हूं तो गांव का कोई आम आदमी उसे रुपए का ब्यौरा बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बेटा मैंने सूचना के अधिकार के तहत आपको सूचना मैंने फिनिश कर दिया है। और राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उन पर ये राइट टू इंफॉर्मेशन काम नहीं करता है। हमारे जो बौद्धिक संपदा के मामले होते हैं उन पर भी आरटीआई काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। खैर, आज की क्लास बेटा मैं यहीं पर ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, और मैंने ये आपका जो एक्ट है पूरा का पूरा मैंने करवा दिया है, तो यहां पर साइड में आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा एक्ट मैंने यहीं पर ये फिनिश करवा दिया है। अब कल की क्लास में हम मानवाधिकार जो एक्ट है, ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है, उसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सीआईसी का मतलब जो है यहां पर एक तो होता है सीआईसी का मतलब केंद्रीय सूचना आयोग, एक सीआईसी का मतलब होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, समझे? तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप